नमस्कार। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, नमस्कार। एबीवीपी के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में मैं डॉक्टर राजेश चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एबीवीपी के सीयूजी के लेक्चर में मुझे आज जो अवसर दिया है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भारत से सिकंदर का पराजय, उस विषय पर मैं आज अपनी बात आपके सामने रखूँगा। इस विषय पर चर्चा अत्यंत आवश्यक और ज़रूरी है, क्योंकि जितना बड़ा अन्याय इतिहासकारों ने सम्राट पुरु के साथ किया, उतना बड़ा अन्याय इतिहास में शायद किसी और के साथ नहीं किया गया हो। और किस तरह से हमें अपनी संस्कृति से विमुख रखा गया और इंग्लैंड जैसे देश ने उधार ली गई ग्रीक रोमन संस्कृति की परतंत्रता को गले लगा लिया और भारत जैसे देश को भी उसका दास बना दिया, जिससे भारतीय ज्ञान विज्ञान की अपेक्षा यूरोप की अर्ध सभ्य संस्कृति को ज़्यादा जानना और महत्व देता है। इंग्लैंड जैसे देश की कोई विशेष संस्कृति नहीं रही। उन्होंने तो ग्रीक रोमन अन्य देशों की संस्कृति से काफ़ी कुछ लिया और हमें अर्ध सभ्य कहा गया। वास्तव में अर्ध सभ्य कौन था वो तो सब जानते ही है। फिर भी एक रिसर्च के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा। प्रोफेसर हिरेन हिस्टोरिकल रिसर्च वॉल्यूम 2 पेज नंबर 40 में लिखते हैं कि भारत से पश्चिमी देशों को ज्ञान विज्ञान और संस्कृति प्राप्त हुई। आज के विज्ञान की कोई एक भी शाखा न हो जिन्होंने भारतीय संस्कृत साहित्य से न ली गई हो। उनकी कोई विशेष शोध न हो जो उनकी निजी हो। उन्होंने भारत से ज्ञान विज्ञान और अन्य संस्कृति भी प्राप्त की। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने ढंग से रूपांतरित करके अपने नाम कर दिया। वास्तव में अर्थात ऐसा भी कहा जा सकता है कि माल भारत का और लेबल उनका। हम जानते हैं कि किस तरह से हमें अर्ध सभ्य कहा गया, खास करके विदेशी भाषा से प्रभावित और कम्युनिस्ट विचारधारा वाले इतिहासकारों ने किस तरह से सिकंदर को एक महान विश्व विजेता बताया और किस तरह से सम्राट पुरु को युद्ध में पराजित और युद्ध की घटनाओं बनावों को किस तरह से हमारे सामने रखा गया। जबकि वास्तविकता ये है कि सम्राट सिकंदर कौन था, तो कि सिकंदर कोई एक महान नहीं था। सिकंदर एक हत्यारा था, क्रूर धातकी आदमी था। शाहनामा तो उससे आगे चलकर कहते हैं कि एक क्रूर राजकुमार था। सिकंदर ना तो विजयी हुआ था, सिकंदर तो वास्तविकता में पराजय हुआ था। यही बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि कई हमारे पास ऐसे साक्ष्य उपलब्ध है, कई सबूत है जिससे ये हमें पता चलता है कि सिकंदर इस युद्ध में पराजित हुआ है। मैं आपके सामने कई कारण रखना चाहूँगा जो मेरे पास पुस्तकें हैं। उस पुस्तकों के आधार पर खासकर यूनानी ग्रीक रोमन लेखकों ने जो बात रखी है, उन्हीं के बात से मैं आपको समझाना चाहूँगा और आपको पराजय के कई कारणों आपके सामने रखूँगा जिससे इस बात को और अधिक स्पष्टता मिलेगी।
सिकंदर का सैनिकों का खुद सिकंदर के सामने विद्रोह करना। दूसरी बात कि भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे वो इतने शक्तिशाली थी कि सिकंदर को उसके सामने काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मगध जैसे बड़े राज्य थे उनको तो वो जीत नहीं सका, और अन्य कई पहाड़ियाँ जाति थी जिन्होंने काफ़ी टक्कर दी। दूसरी बात, अगर सिकंदर विजयी हुआ था तो सम्राट पुरु को उनको सम्मान क्यों दिया गया, उसका राज्य उसे वापस क्यों दिया गया। आज तक इतिहास गवाह है कि सिकंदर जिस प्रदेश में जीता है उस प्रदेश में सभी की हत्या कर दी गई है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ हमें जानने को मिलता नहीं है। दूसरी बात कि कई कारण से व्यास नदी से आगे न बढ़ पाना वो क्या दर्शाता है। भारतीय इतिहासकारों ने इस युद्ध का वर्णन हमें नहीं किया, इसलिए हमें यूरोपियन ब्रिटिश इतिहासकारों पे ही निर्भर रहना पड़ता है। स्वाभाविक है, उन्होंने जो बात रखी वो अपनी वीरता ही बात रखेंगे ना। यानी एक और अहम तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा कि रशियन सेना नायक मार्शल गेगरी ने कहा था कि भारत के युद्ध में सिकंदर को लज्जापूर्वक पराजय मिला था। इन सभी कारणों से स्पष्ट होता है कि क्या सिकंदर भारत में विजयी हुआ था और किस तरह से वामपंथी इतिहासकारों ने सिकंदर को विश्व विजेता बता दिया गया। अगर वो विश्व विजेता था तो उसकी मृत्यु कहीं एक देश में हुई और उसे दफनाया गया किसी और देश में। वो मगध तक न जीत सका, और छोड़िए चीन के बारे में तो उनको पता नहीं था, तो कैसे वो विश्व विजेता बन सका होगा। इसीलिए आज तक जो हमारे सामने इतिहास रखा गया है उस इतिहास के साथ किस तरह से छेड़छाड़ हुई है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, इतिहास गवाह है कि किस तरह से इतिहास से छेड़छाड़ होती रही है और किस तरह से सबूतों को मिटाया जाता रहा है। और किसी भी धर्म, जाति या देश, उसका प्राण, उसका गौरवपूर्ण इतिहास होता है। भारत देश का इतिहास भी ऐसे वीर चारित्रवान पुरुषों, स्वाभिमान पुरुषों से ओतप्रोत रहा है। परंतु हमारे भारतीय इतिहासकारों ने अपने इतिहास की कर्तव्य निष्ठा छोड़कर उसे महान और विश्व विजेता बता दिया गया। ये सब सुन के, पढ़ा के असह्य दुख और वेदना होती है कि क्या इस तरह से इतिहास को हमारे सामने प्रस्तुत करना योग्य है। इस विषय में मैं और आपको एक आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको रूस यानी रसिया में एक कहानी प्रचलित है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिससे और अधिक स्पष्टता यहाँ मिल जाएगी कि सिकंदर जब अपने अंतिम क्षण में था, यानी कि मृत्यु के नज़दीक था, तब उन्होंने सैनिकों को बताया कि भाई एक वैद्य को बुलाओ, जिससे मैं वैद्य को बुलाओ। और वैद्य जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी दवाई दो जिस दवाई से मैं ज़्यादा जी सकूं और शताब्दियों तक विजय प्राप्त कर सकूं। वैद्य बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि दूर दरार एक प्रदेश में एक नदी है, उस नदी का जो जल है वो पी के अमृतत्व प्राप्त हो सकता है। तुरंत सिकंदर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मुझे वो दूर दरार प्रदेश में ले जाओ और उस जल को मैं पीना चाहता हूँ। फिर वो सैनिक उन्हें वहाँ ले गए और वहाँ नदी के पास उतार दिया, और सिकंदर ने अपने सोने की बोतल में वो जल भरा, और जब पीने जा रहा था तब एक वृद्ध प्रकाशमान हुए। उन्होंने कहा कि जल पीने से अमरत्व प्राप्त होता है। तब सिकंदर ने कहा कि मैं यही तो चाहता हूँ। तब वो वृद्ध ने बोला कि मेरी पूरी बात सुनो कि आज से हजारों साल पहले
मैंने भी यही जल पी के विश्व विजेता बनने का प्रयास किया था, पर 100 साल में ही प्रजा ने मुझे सिंहासन से उतार दिया। और जब भी मैं प्रजा को मिलने जाता हूँ तब प्रजा मुझे द्रोणा हत्यारा कह के पुकारते हैं। इस कहानी का मतलब यह है कि तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, कि मैंने जो गलती की है वो गलती तुम करने जा रहे हो। ऐसा करके वो वृद्ध अदृश्य हो जाते हैं और सिकंदर सोच में पड़ जाता है और अपनी सोने की बोतल में भरा हुआ जल पीऊँ या न पीऊँ, ये सोच में पड़ के वो पानी जमीन पर रख देता है, फिर कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए बताना चाहता हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपने जो कर्म किए हैं उसका फल उसे मिलना तो अवश्य था। इसलिए कह रहे वो वृद्ध जो थे वो कह रहे थे कि मैंने जो पाप किया था वही पाप तुम करने जा रहे हो। इसलिए उसके पास अमृतत्व वाला जल था, फिर भी वो पी न सका। इससे आगे हम भारत में आए उससे पहले हम थोड़ी ग्रीक और भारत के इतिहास की बात कर लेते हैं, जिससे और हमें पता चल जाएगा कि इतिहासकारों ने किस तरह से हमारे सामने अर्ध सत्य रखा है। हम ग्रीक इतिहास की थोड़ी बात कर लेते हैं कि हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री शब्द बना, जिसका अर्थ होता है तपास अन्वेषण। और हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग हेरोडोटस ने किया और वास्तविक इतिहास लेखन की शुरुआत करने की वजह से उसे इतिहास का पिता कहा गया। क्या हेरोडोटस का समय 484 से 425 बीसी का है? क्या इससे पहले किसी देश में इतिहास की बात नहीं थी या इतिहास की जानकारी हमें नहीं मिलती? इतिहास के समझ, प्रस्तुति, उसकी व्याख्याएं, उसके स्वरूप के बारे में हमें नहीं जानने को मिलता है, पर हमारे सामने क्यों रखा गया? किस तरह से हमारे सामने अर्ध सत्य को रखा गया? इसीलिए इससे पहले भी, हमारे हजारों साल पहले भारत में महाभारत के रचयिता वेदव्यास ऋषि ने एक बात कही है, यदि हस्ति तद्यंत्रे अन्य हस्ति न तत कवचित। जो यहाँ है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अथर्ववेद में भी हमें इतिहास की बात मिलती है, जिसमें कहा गया है कि इति हविमासी दति यत कथ्यते तत इतिहास। निश्चित जिस प्रकार जो बना है वही इतिहास है। छांदोग्य उपनिषद में भी इतिहास को पंचम वृत्त कहा गया है। अमरसी के अमर कोश में भी इतिहास को पूरा वृत्तम कहा है। उसका अर्थ यह है कि लोक परंपरा से उपदेश देना है। इसलिए हजारों साल पहले भी हमारे यहाँ इतिहास की बात थी, उसके स्वरूप की बात थी, उसके लेखन की बात थी। फिर भी इतिहास का पिता कौन? हेरोडोटस। हमारे यहाँ हजारों साल पहले बात हुई थी इतिहास की। देखिए किस तरह से हमारे सामने इतिहास को रखा गया। फिर हमें आगे बढ़ते हैं कि जब सिकंदर भारत में आक्रमण करने आ रहे थे, उससे पहले उन्हें ईरान, अफगानिस्तान होकर भारत आया। हम थोड़ी ईरान की भी बात कर लेते हैं, जिससे और अधिक स्पष्टता हमें मिल जाएगी। ईस्वीसन पूर्व 6ठी सदी में ईरान के शासक रूस, जो साइरस के नाम से प्रचलित थे, उन्होंने बेबीलोनिया, सीडिया, मीडिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसके उत्तराधिकारी दारा अपने आप को आर्यपुत्र कहते थे। इतना ही नहीं, उसके बाद के कई उत्तराधिकारी भी, शाह पहलवी भी अपने आप को आर्यपुत्र कहते थे। उन्होंने एथेंस तक अपना साम्राज्य विस्तारित किया, यानी इतने शक्तिशाली थे कि यूरोप के कई प्रदेश अपने साम्राज्य में विस्तारित किए और अपने आप को आर्यपुत्र कहते थे। स्वाभाविक है उसके उत्तराधिकारियों फिर पहले जैसे शक्तिशाली न होने की वजह से पराजित हुए होंगे। और 6ठी सदी में के आसपास की एक सब बात है। फिर यूनानी ईरान जीतने के लिए शाह फिलिप द्वितीय जीतने के लिए आते हैं और रास्ते में ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है।
फिर 336 बीसी में सिकंदर मैसिडोनिया का शासक बनता है। वो किस तरह से शासक बना उसका भी इतिहास है हमारे पास, कि उन्होंने सत्ता में आने से उन्होंने अपने सभी विरोधियों की हत्या कर दी गई। इवन एरिस्टोटल का भतीजा जो था वो उनके साथ था, उसकी भी हत्या कर दी गई। छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा हो जाता था, उग्र हो जाता था और किसी की भी हत्या कर देता था। ये उसका इतिहास है। और हमें क्या बढ़ाया जाता है कि इतिहास सिकंदर महान है, पर हम उसका मूल नाम अलेक्जेंडर है। पर ये सिकंदर नाम या शब्द कहाँ से आया? अलेक्जेंडर का वंश इस्कंदर हुआ और इस्कंदर से सिकंदर हुआ। संभवत ये नाम अरब से आया हुआ होगा, क्योंकि अरब के कई लेखक अपने सिकंदर को सिकंदर रूमी के नाम से पुकारते हैं। जैसे मोहम्मद हसन, वो भी सिकंदर को सिकंदर रूमी कहते हैं। होगार्थ जैसे लेखक सिकंदर को नबिया कहते हैं। और अरब में एक कहावत प्रचलित है कि सिकंदर के सिर पे 2 सिंग थे। और आगे चल के यही कथा, यही कहानी रूस में प्रचलित रही होगी। हम अब आते हैं महत्वपूर्ण बात पर कि सिकंदर पर जिस लेखकों ने लिखा हुआ है वो सभी लेखकों यूरोपियन विदेशी लेखकों हैं। आज तक सिकंदर पर 16 जैसी जीवन वृत्तांतें लिखी गई, उसमें से आज एक भी हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। 5 महत्वपूर्ण लेखकों ने उस संदर्भ में सिकंदर के बारे में लिखा: एरियन, डायोडोरस, प्लूटार्क, जस्टिन और कटियस। उसमें कटियस रोमन है, बाकी सब यूनानी है। और यूनानी लेखकों ने सिकंदर को बढ़ चढ़कर सिकंदर की रोमांचक वीर गाथाओं को प्रस्तुत किया गया। पर इन्हीं लेखकों ने कुछ ऐसी भी बात लिखी हुई है जो हमारे सामने आज तक रखी नहीं गई। यही बात मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ, जिससे सिकंदर विजयी था या पराजयी था ये स्पष्ट हो जाएगा। हम सिकंदर के भारत आक्रमण के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि जब सम्राट पुरु के साथ युद्ध हो उससे पहले उसकी प्रथम लड़ाई अश्वक जाति से हुई थी। वो हिंदू कुश और सिंधु नदी के मध्य के आसपास रहने वाली एक जाति थी। सिकंदर का उनसे प्रथम लड़ाई हुई। कहा जाता है कि 9 मास तक अश्वक जातियों ने सिकंदर के साथ लड़ाई लड़ी। उनमें से काफ़ी सिकंदर की सैनिकों की हत्या हुई और काफ़ी नुकसान हुआ। और स्वाभाविक है कि सिकंदर जैसी सेना उसके पास न हो या विशाल सेना न हो, इसलिए ये अश्वक जातियाँ थोड़े समय के लिए कहीं और चली गई हो, यानी कि उसके बगल में कहीं पहाड़ी इलाके में गई हो। इस बात का वर्णन कटियस करता है कि और लिखता है कि सिकंदर ने किला तो जीत लिया पर शत्रु को न जीत सका। कटियस के इस शब्दों से स्पष्ट पता चलता है कि फिर भी पहली बार के बाद दूसरी बार भी अश्वक जातिया ने सिकंदर के साथ लड़ाई लड़ी होगी। परिणाम जो हुआ इसका हमें स्पष्ट नहीं मिलता, पर फिर वो ओनस नाम का किला जीत के भारत के शशि गुप्त के सौंप के वो आगे चला जाता है और सिंधु के पूर्व तरफ जब जा रहा है तब तक्षशिला का शासक आम्बी उसका स्वागत करने के लिए खड़ा है। ऐसा हमारे सामने रखा गया और हमें यही पढ़ाया जाता है। पर मैं आज आपके सामने प्लूटार्क का वर्णन रखना चाहता हूँ, जो सिकंदर और आम्बी की प्रथम मुलाकात थी उसका वर्णन, जिससे और अधिक स्पष्टता हमें मिल जाएगी कि यदि
तुम हमारा अन्न जन छीनने के लिए आए हो, जिसके लिए युद्ध हुआ करते हैं, तो तुम और हम एक दूसरे से क्यों लड़े? और धन की लालसा से आए हो तो, और तुम समझते हो कि तुमसे अधिक धन मेरे पास है। जो कुछ हमारे पास है वह ले लो। यदि तुम मुझसे अधिक धनिक हो तो तुम से लेने में मुझे कोई लज्जा नहीं आएगी। अगर ऐसा कहने के बाद भी सिकंदर आंधी को कुछ नहीं करता, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने आगे देखा है कि सिकंदर ने इतना क्रूर था कि कोई भी उसके विरोध में बोलते उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो आंधी से ऐसा कुछ नहीं हुआ, आंधी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। और अभिसार नरेश पुरु के शत्रु थे, ऐसा हमें बताया जा रहा है। किस तरह से वामपंथियों ने इतिहास लिखा है देखिए। वास्तव में अभिसार नरेश पुरु के शत्रु नहीं थे। अभिसार नरेश सम्राट पुरु के मित्र थे। सिकंदर के सामने जो अश्वक जातियां लड़ी थी, इस अश्वक जातियों को मदद अभिसार नरेश ने की थी। और सिकंदर ने जो दूत भेजे थे उनको भी उन्होंने कैद कर लिया। और इतना ही नहीं, सम्राट पुरु के साथ मिलकर सिकंदर के सामने युद्ध करने की तैयारी कर रहा था। यह बात जब सिकंदर को पता चली, तब आंधी और सिकंदर दोनों झेलम नदी के किनारे पहुंच गए। और हमारे सामने किस तरह से झेलम नदी का दृश्य खड़ा किया गया, यह बात सुनिए। इस बात का वर्णन विंसेंट स्मिथ करते हैं कि सिकंदर, दृश्य सुनिए कि एक तरफ सम्राट पुरु की सेना है और दूसरी तरफ सिकंदर की सेना है। इस बात का वर्णन विंसेंट स्मिथ अपने शब्दों में करते हैं कि सिकंदर भारतीय सेना का संगठन देखकर ढीला पड़ गया। और यही बात का वर्णन एरियन भी करता है कि उसने वहां से चोरी छिपे हटने का इरादा बना लिया था। देखिए, ये इंफॉर्मेशन देखिए आप कि किस तरह से वर्णन हमारे सामने नहीं रखा गया। अगर रखा गया होता तो आज इतिहास कहीं और पढ़ाया जाता। और फिर हमारे सामने एक ऐसी कहानी रखी गई कि 9 मास तक सिकंदर झेलम नदी के किनारे रुकेगा। क्यों भाई रुकेगा? क्योंकि वो सेना के देखकर डर गया था, वहां से हटने का इरादा बना लिया था। कदाचित ऐसा भी मान लीजिए कि एक बात यह भी हो सकती है कि नदी का प्रवाह ज़्यादा होने की वजह से वो नदी पार नहीं कर सका। तो अंधेरी रात्रि में छिपकर नदी पार क्यों की? इसीलिए हमारे सामने ये 9 मास तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर 9 मास, 5-6 मास वहाँ रुकना चाहता है। फिर जब वो एक अंधेरी रात में नदी पार करके झेलम नदी के किनार उस पार पहुंच जाता है, उस बात का पता सम्राट पुरु को पता चलता है। तब पुरु अपने वीर पुरुष को सिकंदर के सामने युद्ध के लिए भेजते हैं। और सिकंदर और सम्राट पुरु के वीर पुरुष का युद्ध का वर्णन मैं आपको बताना चाहूँगा। एरियन इस युद्ध का वर्णन करता है। बहुत दिन की प्रतीक्षा के बाद एक दिन सिकंदर घोर अंधकार में नदी पार कर गया और भारतीय राजकुमार के हाथों वह घायल हो गया और उसका घोड़ा बकाफल मारा गया। सिर्फ एरियन ही नहीं, जस्टिन भी सम्राट पुरु के वीर पुरुष की युद्ध का वर्णन करता है। वह कहते हैं कि प्रथम बार में ही सिकंदर का घोड़ा मारा गया और स्वयं भी सिर के बाल जमीन पर जा गिरा, लेकिन उसके रक्षकों ने उसे बचा लिया और सहायता के लिए पहुंच गए।
इससे क्या स्पष्ट होता है कि सम्राट पुरु तो अभी युद्ध में आए ही नहीं है। उनके वीर पुरुष ने ही सिकंदर को घायल कर दिया है। भारतीय सैन्य भी इतने शक्तिशाली थे जिसका वर्णन एरियन जस्टिन प्लूटार्क ने आगे कर दिया है। फिर हमारे सामने एक और बात रखी जाती है, एक और झूठी कहानी रखी जाती है कि यूनानी सेनानियों की हाथियों का पीछा करती और कभी उनसे डर के वह स्वयं भाग खड़ी होती। यानी कि यूनानी सैनिक पुरु के हाथियों पर वार करती थी और पुरु के हाथियों ने अपने ही सैनिकों को कुचल डाला। ऐसी कहानी हमारे सामने रखी गई, पर वास्तविकता कुछ और है। क्यों? इस बात का वर्णन भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कर्टियस लिखते हैं कि सबसे भयानक दृश्य तो हाथियों द्वारा सशस्त्र यूनानी सैनिकों ने अपनी सूंड में पकड़कर ऊपर बैठे हुए महावत को देना था, जो उनके सर काट के फेंक देता था। और डायाडोरस भी इस बात का वर्णन करता है कि हाथी ने अपनी विशाल काया तथा बल के कारण बड़े लाभदायक सिद्ध हुए। बहुत से हाथियों ने शत्रु सैनिकों को अपने पांवों तले कुचल डाला। वो भयानक मौत का दृश्य था। प्रथम तो वो उन्हें अपनी सूंड में उठाकर धड़ाम से जमीन पर पटक कर समाप्त कर देते थे। डायाडोरस के बाद एरियन भी इस बात का वर्णन करता है कि सम्राट पुरु की हस्ती सेना ने व्यवस्थित यूनानी सैनिकों को कुचल डाला। अगर हाथियों की इस पराक्रम को भी एरियस, कर्टियस, डायाडोरस करता है और हमें यह जानने को मिलता है कि यूनानी सैनिकों पुरु के हाथियों पर टूट पड़े। इसकी वीरता तो आप हाथियों की वीरता देखिए, इन सब बातों का वर्णन आगे किया गया है। फिर भी यह रोमांचक भरी बातों हमारे सामने रखी गई। इतना ही नहीं, झेलम नदी की युद्ध की घटनाओं का भी वर्णन हमारे सामने ऐसे ही रखा गया। जैसे कि सम्राट पुरु पराजित हुए थे। किस तरह से हुए थे? तो कि भाई यूनानी सैनिकों ने हाथियों को पर प्रहार किए और हाथियों ने स्वयं उनकी सेना को ही खत्म कर दिया। पर एरियन मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक का आधार लेके लिखते हैं और उनके ही शब्दों में आप सुनिए कि हिंदू सैनिक अपने कद के जितना बड़ा धनुष बाण छोड़ते थे जो कभी भी खाली नहीं जाता, और संसार की कोई ताकत किसी को हिंदू सैनिक बाण से बचा नहीं सकती थी। धनुष बाण, हाथियों की वीर पराक्रम गाथाओं का वर्णन इन्हीं इतिहासकारों ने किया है। तो फिर हमारे सामने किस तरह से इतिहास रखा गया। और इस युद्ध के बाद, यानी कि अभी युद्ध चल रहा है, इस पराक्रम की बात हो रही है, तभी एक इथोपियाई महाकाव्यों के संपादक E.H.W. बेज झेलम नदी की युद्ध का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि सिकंदर की अश्वसेना का अधिकांश भाग मारा गया। अंततः उन्हें युद्ध बंद करने की प्रार्थना सम्राट पुरु से करनी पड़ी। यानी इथोपियाई महाकाव्यों के संपादक स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सैनिकों की पराजय देखकर सम्राट पुरु के पास आत्मसमर्पण यानी प्रार्थना करने के लिए विवश हो चुका है। सिर्फ इथोपियाई महाकाव्यों के संपादक नहीं, प्लूटार्क भी लिखता है। सुनिए उसकी बात उसी के शब्दों में। इस युद्ध में सिकंदर की सेना 8 घंटे तक लड़ती रही, पर किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे स्पष्ट हो जाता है कि मैंने आगे ही बता दिया कि सिकंदर के पराजय के कारणों में पहला कारण यही है कि खुद
सिकंदर के ही सैनिकों ने सिकंदर के सामने विद्रोह कर दिया और यही विद्रोह के कारण वश सिकंदर को सम्राट पुरु से आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह बात इथोपियाई महाकाव्यों के संपादक बेज भी लिखते हैं और प्लूटार्क भी लिखते हैं। और किस तरह से वो आत्मसमर्पण की बात रखी जाती है और क्यों, तो उसमें इथोपियाई अनुसार अपने साथियों को मरते देख सिकंदर के सैनिकों ने शस्त्र फेंककर पुरु की ओर जाना चाहा और यह देखकर सिकंदर स्वयं संकट में पड़ गया कि क्या किया जाए। और इथोपियाई के अलावा प्लूटार्क ने भी बात रखी है। फिर ईरानी में भी यह बात है, शाहनामा में भी यह बात रखी गई है कि सिकंदर अपनी सेना का विनाश आंखों के सामने देख रहा था तो व्याकुल होकर विलाप करने लगा और हे मान्यवर पुरुष, हम दोनों की सेना का नाश क्यों? हम दोनों वीर योद्धा और बुद्धिमान हैं, इसलिए हमारी सेना का विनाश क्यों? युद्ध के बाद उनको या उनके परिवार को नीरस जीवन क्यों? यही बात शाहनामा, इथोपियाई और उसके रचयिता महाकाव्य के रचयिता भी ये बात रखते हैं। फिर यही बात हमारे सामने किस तरह से रखी गई ये हम सब जानते हैं। पर फिर एक आगे की बात कि ये उसने तो ना तो किसी के साथ आत्मसमर्पण किया है ना ही विलाप किया है, ऐसा तो हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। तो यही तो है, यही तो हमें देखने को मिलता है। शाहनामा में भी दिखाया गया है, इथोपिया में दिखाया गया, प्लूटार्क भी कहता है, डायाडोरस भी लिखता है कि युद्ध का निर्णय जिस तरह से आत्मसमर्पण की बात नहीं स्वीकारी गई उसी तरफ से युद्ध की बात भी स्वीकार नहीं की गई। और हमारे सामने एक और बात रखी गई कि भाई युद्ध समाप्त हो चुका है और सिकंदर विजयी हुआ है। पर प्लूटार्क लिखता है कि युद्ध का निर्णय दिन की समाप्ति तक नहीं हो सका। और डायाडोरस के शब्दों में भी सुनिए कि डायाडोरस भी एक लिखते हैं और कहते हैं कि भाई यह लंबे समय तक युद्ध चलता रहा जब उसका कुछ निर्णय नहीं हो सका। और अंत में मैंने आगे आपको बताया कि सिकंदर के सैनिकों ने किस तरह से सम्राट पुरु के पक्ष में जाने के लिए तैयार हो गए थे और यह स्वयं सोचने पड़ गया था कि अब क्या किया जाए। इसलिए वो सिकंदर राजा सम्राट पुरु के सामने विलाप करता है और कहते हैं कि हे भारतीय सम्राट, मुझे क्षमा करें, मैं तेरे शौर्य तथा बल को जान चुका हूँ। यह विपत्ति सहन नहीं हो रही, यह उचित नहीं है कि मैं अपने सैनिकों के मौत के मुंह में धकेल दूँ। इसलिए इस बात के सामने फिर हमारे सामने एक और बात रखी गई कि जब सिकंदर सम्राट पुरु से मिला तो उनसे कहा गया कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। और सम्राट पुरु ने कहा कि एक राजा के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए ऐसा व्यवहार करना चाहिए। पर उससे यह बात तो उल्टी प्रतीत हो रही है कि जब वो आत्मसमर्पण करने जा रहा है तब भारतीय आर्य युद्ध नीति के अनुसार सिकंदर को सम्राट पुरु ने अपने संरक्षण में ले लिया और उनसे पूछा गया कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो हमारे सामने किस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखा गया। जो बात सम्राट पुरु ने कही थी वो बात किसी और ने कह दी, ऐसा इतिहास हमारे सामने रखा गया। और अंत में किसी एक पुस्तक में लिखा गया है, उसका नाम तो मुझे अभी पता नहीं है, पर उसमें कहा गया कि सिकंदर स्वयं कहते कि भारत में मुझे हर स्थान पर भारतवासियों के आक्रमणों और विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने मेरे कंधे घायल कर दिए, गांधारियों ने पैरों को निशान बनाया, मल्लों से युद्ध से सीने में तीर घुस गया और गर्दन पर गदा का जोरदार प्रहार पड़ा। और
ये बात खुद सिकंदर कह रहा है। वो तो सही है कि कहीं और कहीं सम्राट पुरु के वीर पुत्र के सामने भी वो घायल हुए, आगे अश्वक जातियों के सामने भी यही हुआ। फिर किस तरह से वो घायल हुए उसका वर्णन वो खुद करता है। फिर भी जब तक ये सम्राट पुरु के संरक्षण में था तब वो सुरक्षित था, क्योंकि जिस रास्ते से सिकंदर आया था उस रास्ते से वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ अश्वक जातियाँ फिर खड़ी थी, क्षत्रिय जाति थी, शूद्रक और मालव जातियाँ खड़ी थी जो उसके सामने युद्ध करने के लिए तैयार थी। इसीलिए उन्होंने फिर दूसरे स्थान से यानी कि सिंध मकरान होते हुए उसे वापस जाना पड़ा। ये देखिए हमारे सामने ये सब बातें रखी गई है, यूनानी इतिहासकारों ने ये सब बातें रखी है। कई ऐसे पुस्तकें हैं जिनमें यह बात है, तो विद्यार्थियों छात्रों के सामने ये बात क्यों नहीं रखी गई। अंत में मैं बात कहूँगा कि सिकंदर महान नहीं था, ये सिर्फ एक योद्धा था, क्रूर राजकुमार था, घातकी था। महान तो सम्राट अशोक थे, जिन्होंने 28 साल तक अपने जीवन में बिना रक्तपात किए यूरोप के कई प्रदेश में प्रजा का कल्याण किया है। यही बात किसी यूरोपियन इतिहासकार ने भी कही है सिकंदर को छोड़ के। और किस तरह से हमारे सामने ये बात रखी गई कि पन्ने इतिहास के कुछ छिप गए और कुछ मिट गए, यानी हमारे सामने जो पन्ने थे वो छिपा दिए गए, या तो छिप गए या तो मिट गए। पर अभी हमारे सामने कुछ दिख गए हैं, तो हमें कुछ लिखना भी चाहिए। इसीलिए मैं सभी छात्रों को अनुरोध करता हूँ कि यह सिर्फ इतिहास सिकंदर की एक विषय की बात नहीं है। ऐसे कई इतिहास की बात हमारे सामने ऐसे रखी गई जो अर्ध सत्य से या तो उसे तोड़ मरोड़ के रखा गया। इसीलिए आज तक जो इतिहास लिखा गया है, वर्तमान समय की मांग रही है कि लिखा गया हुआ इतिहास का पुनः लेखन अत्यंत जरूरी है। मैं इस छात्रों को, अध्यापकों को, सबको विनती करता हूँ कि अभी जो इतिहास है उसका पुनः लेखन अत्यंत आवश्यक है और जरूरी है। जब तक पुनः लेखन नहीं होगा तब तक हमारे छात्रों को यही पढ़ाया जाएगा कि सिकंदर कौन था। वास्तव में वो महान नहीं था, पराजयी आदमी था। ऐसे कई और भी बात है मैं आपके सामने रखूंगा, जैसे कि रोमिला थापर जैसे इतिहासकार ने आर्य के संदर्भ में एक शोध लिखा है, यानी कि उसके संदर्भ में उन्होंने लिखा हुआ है। पर डेविड फ्रोलिन जैसे इतिहासकारों ने उन्होंने खुले मंच पर चुनौती दी है कि आपने जो लिखा है अगर वो सत्य है तो उसका मुझे सबूत दीजिए और इसके संदर्भ में मेरे साथ खुले मंच पर चर्चा कीजिए। आज तक उन्होंने डेविड फ्रोलिन जैसे इतिहासकारों की चुनौती स्वीकार नहीं की। क्यों? अगर वो उन्होंने जो बात लिखी वो सही होती तो उनकी चुनौती स्वीकार कर लेते, पर नहीं की गई। इसलिए फिर से मैं सभी छात्रों को, अध्यापकों को, पीएचडी एमफिल के छात्रों को विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो ऐसे विषयों है, इतिहास में कई ऐसे विषयों को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखे गए, ऐसे विषयों पर पीएचडी एमफिल की डिग्रियाँ प्राप्त की जाए, ऐसे विषयों को पसंद किया जाए और ऐसे विषयों पर पुनः लेखन किया जाए ताकि सच सबके सामने आ जाए। अंत में मैं आपको एक बात कहूँगा
फिर मैं अपना ये लेक्चर पूर्ण करूँगा। जब तक शेर की तरफ से इतिहास लिखने वाला नहीं होगा, तब तक शिकारी का इतिहास हमेशा उसे ही महिमा मंडित करता रहेगा। जैसे यूनानी झूठों को पकड़ने के लिए ईरानी, चीनी और भारतीय विवरण को हमेशा पढ़ना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब शेर अपनी कहानी खुद नहीं लिखते, तब शिकारी ही महान बन जाता है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करूँगा। आशा है आप सभी को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद।